हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह और भी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। तो आज हम ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रोमन हत्यारा। सुपर कमांडर ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स का पहला पेज आप देख सकते हैं। यह है सुपर कमांडर ध्रुव रोमन हत्यारा। कथा एवं चित्रांकन अनूप सिंह, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिला, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसी खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसका कोई काट नहीं था, और वे अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सका था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई थी, और उन हाथियों को भड़काने के कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यही वह टोप है, समझे। वाह, यह तो हमारे म्यूज़ियम की सबसे नायाब चीज़ होगी। इसको तो मैं म्यूज़ियम में मैं ही पहुँचाऊँगा। मेरे अलावा और कोई इसको म्यूज़ियम नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और कैसे म्यूज़ियम पहुँच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडहरों में खड़े यह चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार वो कहानी आरंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस रोमन टोप की सुरक्षा ज़रूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं। अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। इधर तिवारी जी के पलकें मूंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वह इतनी आसानी से काम हो गया। हाँ 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 हाँ, अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जाग जाए, मैं रातों रात रफू चक्कर पर खान साहब भी घात लगा बैठे थे, तड़ाक। और तब रोमन टोप खान साहब के हाथों में था। रफू चक्कर होगा, अरे अब अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। हा 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 हा। यह क्या, बड़ी जल्दी में थे खान साहब? कहीं जा रहे हो क्या? कहीं नहीं डिसूजा भाई, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरी यहीं पर कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा करो, तुम यह टोप बाहर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। तो यह लो कमबख्त पकड़ो। हा, धन्यवाद खान साहब। अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी, बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हा, रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहाँ पर खास तौर से बना रखा था। बचाओ बचाओ बचाओ। इस चीख पुकार को
चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली। अरे यह कौन चिल्ला रहा है? और मेरा रोमन टॉप कहाँ गया? तिवारी जी तेजी से आवाज़ की तरफ भागे। ओह, तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो। तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सज़ा है कि तुम ऐसे ही उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा। अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एस तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी राजन मोहन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 5 स्मगलर डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंटें फेंक फेंक कर मार भगाया। रेनू 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीली पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे यह चौथा कौन आ गया? इसमें तो सिर्फ 3 हैं। श्वेता मेहता 1984 में पूरे मक्खियों को अकेले ही मार डाला था। शहर तो बंदरिया अभी बताता हूँ, मम्मी बचाओ। हाँ डरपोक कहीं की। हाँ कमांडर पीटर, रेनू और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक यू कैप्टन। जाओ बेटे, आओ बेटे आओ। कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस के कई अपराध ख़त्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोच कर तो मैंने तुमको इस सब की इजाज़त दिलवाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीद पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा, मैं आपको विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफन पड़ रहा था। हूँ म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ। तिवारी कमीने, देख लूँगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर नहीं बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजे का इशारा कर रही थी तो कुंदनपुर म्यूजियम में एक रहस्य व्यक्ति थी। यह रही एक रोमन पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और यह रहा मेरा प्यारा रोमन टॉप। हा हा हा। 2 हाथ टॉप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टॉप छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? वी 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 वी। पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम के गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाज़ा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए हैं। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने उसका पूरा फायदा उठाया। तड़ाक। ओह, इतनी ताकत! यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। तड़ाक। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक
कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूं तो यह मुझको मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीड की सुइयां उछलकर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। अगले ही पल कार की ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा है कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। चटाक यह तो अंधविश्वासी तो। अरे जाओ, अगर उसे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आना बंदरिया। मम्मी भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा, मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थरथर काँप रहे हैं। तुम नहीं जानते जेकब, उस टॉप को पहनने से असीम ताकत आ जाती है। और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहेगा। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा था। परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे से प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ गया और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चला। अरे इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो 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 50111T, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान इस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले। उधर चैपल की छत पर समझने की कोशिश करो जेकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टॉप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है, और यह काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का और या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यहाँ इलाका मेरा है, चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक यहाँ तो मर कर पहुँच सकता है या उड़ के। गिर यह लड़ाकू हवाई जहाज़ इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? गोलियां चला उस पर। गोलियां की बौछार शुरू हो गई, लेकिन हवाई जहाज़ पर खरोंच तक नहीं आई। जवाब में लड़ाकू यान पलटा। उसकी तोपों का मुंह इमारत की छत पर मुड़ा और इमारत की छत के परखच्चे उड़ गए। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपों एक बार फिर गरजी और तिवारी जी के चीथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाला लड़ाकू यान अब दूर नहीं था। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वो खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में गिरते। दोनों लड़ाकू विमानों की तोपों लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को कुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगे
और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ पीछा कर रहे दोनों विमान ने एक चक्कर काटा और फिर वे तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। हा, एक गया दो बाकी है। अगले दिन, मैं अब भी कह रहा हूँ आईजी साहब कि वह रोमन हत्यारा मरा नहीं। वह ऐसे मामूली हादसों में मर नहीं सकता। मामूली? आप ऐसी एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता हूँ कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक कौन होगा? उसका नाम सुपर कमांडर ध्रुव है। थोड़ी देर बाद डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चितताएं तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर पेड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल नहीं जाता तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह, हा। डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाज़ा खोला तो आइए डिसूजा साहब, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडर ध्रुव। आईजी साहब ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? हा, तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चों की रक्षा तो पलट मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं आपकी आशंकाओं के कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत बहुत खूब, पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक हैं या फिर बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्या फिक्र? अंदर बैठे ध्रुव डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रहे तेज पगचनों से अनजान थे, और जब तब उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। ओह आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं छनाक। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटना घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। रोमन सैनिक का हाथ बिजली की गति सी तेजी से घूमा, चटाक, और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डेग ने रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को अपनी गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा, परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन ओह, यह तो मुझसे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया। पर जब धुआं छटा तो यह क्या, इस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। डिसूजा बाहर की तरफ भागा, रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। चलिए दोस्तों, रोमन हत्यारा का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, दूसरे भाग में मिलते हैं। चलिए, नमस्कार।